नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम सभी लोग 9वीं कक्षा के अंतर्गत निर्धारित राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित लिहासा की ओर नामक पाठ की सप्रसंग व्याख्या पढ़ेंगे। संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते से की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्म भेष में की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में जानकारी मिलती है। तो आइए चलते हैं हम लोग इस पाठ की सप्रसंग व्याख्या पढ़ने के लिए। संदर्भ: प्रस्तुत गद्यांश महापंडित राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित ल्हासा की ओर नामक यात्रा वृत्त से लिया गया है। यह यात्रा वृत्तांत में लेखक ने अपनी तिब्बत यात्रा का एक अंश प्रस्तुत किया है। अर्थात प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत में लेखक ने अपनी प्रथम तिब्बत यात्रा का एक अंश प्रस्तुत किया है, जिसे लेखक ने 1929-30 में नेपाल के रास्ते से जब वह तिब्बत गया था उसका वर्णन किया है। चूँकि उस समय भारतीयों का तिब्बत जाना वर्जित था, इसलिए राहुल जी भिखमंगे का वेश धारण करके तिब्बत की यात्रा की थी। इस यात्रा वृत्तांत में उन्होंने तिब्बती समाज के विषय में जानकारी देने के साथ साथ तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले कठिन रास्तों का भी बड़ा ही रोमांचकारी वर्णन किया है। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरिकलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही हिंदुस्तान की चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था, इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं, जिसमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही प्रतीत एक चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और ना औरतें पर्दा ही करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों, तब भी घर की बहू या सासू आपको अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देंगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चोंगी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रख के आपको दे देंगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद चोंगी में चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की जरूरत होती है। परित्यक्त चीनी किले से हम जब चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चिटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंच गए। यहाँ सुमत के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रास्ते रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिल गई। 5 साल बाद जब हम उसी रास्ते लौटे
और भिखमंगे नहीं एक भद्र यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर आए, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है, खासकर शाम के वक्त छड़ पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। लेखक अपनी तिब्बत यात्रा का वर्णन करते हुए बताता है कि वह जिस रास्ते से नेपाल होकर तिब्बत गया, उसी रास्ते से हमारे देश की चीजें तिब्बत जाया करती थीं। रास्ते में पुराने किले थे जिनमें चीनी फौज रहा करती थी। तिब्बत में जाति पात छुआछूत नहीं है। वहाँ की औरतें पर्दा भी नहीं करती हैं। अपरिचित होते हुए भी वहाँ के लोग पूरी सहायता करते हैं। चाय आप अपनी इच्छा की बनवा सकते हैं। रास्ते में लेखक को एक मंगोल भिक्षु सुमत मिल जाता है, जिसकी वहाँ अच्छी जान पहचान है। भिखारी होते हुए भी उन्हें रहने की अच्छी जगह मिल गई थी। 5 साल बाद जब वे एक भद्र यात्री के रूप में घोड़े पर सवार होकर इस रास्ते से आए, तो किसी ने उन्हें रहने के लिए जगह तक नहीं दी। इसके बाद लेखक आगे बताता है कि अब हमें सबसे विकट डांडा थोंगला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोने के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इस निर्जन स्थान में मारे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं है करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहां गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से ना मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिख मंगे थे और जहां कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतारकर जीभ निकालकर कुची कुची अर्थात दया दया 1 पैसा कहते भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। यहाँ लेखक बताता है कि उसे तिब्बत में सबसे ऊंची और खतरे से युक्त जगह थोंगला पार करना है। उसकी ऊंचाई 16-17 हजार फीट थी। आसपास कोई गांव नहीं था। डाकुओं के रहने की सबसे अच्छी जगह थी। यहाँ यदि कोई आदमी मर जाए तो उसकी परवाह नहीं करता था। यहाँ डाकू पहले आदमी को मारते हैं, उसके बाद उसका सामान देखते हैं। यहाँ हथियार का कानून न होने के कारण लोग बंदूक और पिस्तौल लिए घूमते हैं। गांव में जाकर उन्हें पता चला कि पिछले साल वहाँ खून हुआ था। वे खून की परवाह नहीं करते क्योंकि जहाँ भी तनाव दिखाई देता वहीं से भीख मांगते हुए आगे बढ़ जाते। वे पहाड़ की चढ़ाई पर जाने के लिए घोड़े पर सवार होते। सब जगह पर वे चाय पीते। दोपहर तक 17-18 फीट
पर वे पहुंच जाते हैं। प्यारे बच्चों, इस तरह से आपने ल्हासा की ओर नामक पाठ के प्रथम भाग का अध्ययन किया। आज के लिए बस इतना ही।